हाँ जी, चलिए। तो आज हम थ्योरीज ऑफ डिविडेंड डिसीजन देख रहे हैं। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड डिसीजन, थ्योरीज बेसिकली क्या होती हैं कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं कि डिविडेंड जो आपके पास प्रॉफिट आपने अर्न किया, ठीक है, आपके पास जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आई, उसका कितना पोर्शन आप डिविडेंड के तौर पे बांटेंगे। ये इस बारे में अलग अलग लोगों ने अपना जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिया, राइट। तो इनको हम थ्योरीज कहते हैं। जैसे कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज पढ़ी थी, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर भी क्या है थ्योरीज पढ़ रहे हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग कि जो आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स था, उसका कितना पोर्शन हम डिविडेंड के तौर पे दें और कितना पोर्शन हम रिटेन अर्निंग्स के तौर पे रखें। मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा और रिटेंशन रेशियो क्या होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पर डिसीजन लेना है, राइट। तो थ्योरीज जो है वो आपके दो टाइप की होती है, रेलेवेंस थ्योरी एंड इररेलेवेंस थ्योरी, राइट। रेलेवेंस थ्योरी क्या होती है? रेलेवेंस थ्योरी आपके इस जो रेलेवेंस थ्योरी को जो थ्योरीज फॉलो करती है, दैट इज वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल ये वही वाला मॉडल है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने पढ़ा था, ठीक है। और वॉल्टर मॉडल यहाँ पर, गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल जो है रिलेवेंस थ्योरी में आता है। यानी कि ये थ्योरीज ये बोलती हैं कि आप जो भी डिविडेंड डिसीजन लोगे उसका इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू पे पड़ेगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू पे पड़ेगा। यानी कि अगर आप डिविडेंड ज़्यादा देते हो, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी फर्म के जो शेयर्स की वैल्यू है उस पर पड़ेगा। या आप अगर पूरा का पूरा डिविडेंड रोक के रख लेते हो, रिटेन अर्निंग्स करते हो, तो आपके शेयर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं रेलेवेंस थ्योरी का मतलब ये हुआ कि जो भी आप डिविडेंड डिसीजन लोगे उसका इम्पैक्ट जो फर्म है, कंपनी है, उसके शेयर्स पे पड़ेगा। जबकि इररिलेवेंस इसका रिवर्स होता है। रिवर्स क्या कि आप कोई भी डिविडेंड डिसीजन लो, चाहे आप सारा बांट दो, चाहे आप सारा का सारा क्या है रिटेन करके रखो, उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस इररिलेवेंस थ्योरी को कौन फॉलो करते हैं? एमएम, राइट। एमएम मॉडल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरीज के आपके टाइप्स हैं और बिल्कुल सेम तरीके से आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में भी थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का भी यही मीनिंग था। रेलेवेंस का मतलब था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है, यानी कि हम फंड जो है ज़्यादा डेट से रेज कर रहे हैं कि इक्विटी से रेज कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू पे पड़ता था। और इररिलेवेंस थ्योरी कहती थी कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, चाहे आप जितना डेट से फंड रेज कर लो, चाहे आप इक्विटी से फंड रेज कर लो, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म यानी शेयर्स जो आपके फर्म के शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स है, उनकी वैल्यू पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम थ्योरी यहाँ पर है। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग पूछा जाए टाइप्स ऑफ थ्योरीज, तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की बात करोगे, और अगर आपसे डिविडेंड डिसीजन के बारे में पूछा जाए तो आप डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग बात करोगे, ठीक है। रिलेवेंस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इररिलेवेंस का मतलब होता है जो भी डिसीजन है उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्टर मॉडल, ठीक है। मिस्टर वॉल्टर ने जो मॉडल दिया था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम पहले मैं आपको की जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि वॉल्टर भाई साहब ने आपको एक फॉर्मूला दिया शेयर की वैल्यू निकालने का, ठीक है। शेयर की वैल्यू यानी कि आप शेयर की वैल्यू को यहाँ पे डिनोट किससे कर रहे हैं? पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। शेयर की वैल्यू यानी प्राइस ऑफ शेयर आप कैसे निकालोगे? डी फॉर डिविडेंड प्लस ई फॉर अर्निंग में से डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा, ठीक है, अर्निंग में से डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा, राइट, उसमें
आर यानी रिटर्न क्या है, मतलब कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हूँ तो रिटर्न क्या है, ठीक है। और आर डिवाइडेड बाय के ई यहाँ पर होगा, और इस पूरे पोर्शन को हम के ई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये वॉल्टर भाई साहब ने फॉर्मूला जो है वो आपको दिया है, राइट। तो नोट्स में एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि यही पीपीटीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, डी फॉर आपका क्या हो गया, डिविडेंड, पी क्या है आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, ई क्या है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर में डिविडेंड आप दोगे, ई में से डी माइनस करोगे। सपोज अर्निंग पर शेयर आप कह लो 100 रुपये है और 100 में से आप 60 रुपीज़ डिविडेंड दे रहे हो, तो आपके पास कितना बचेगा, 40 रुपीज़, ए माइनस डी। वो 40 रुपीज़ आप क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, और इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आर, ठीक है। उसके बाद आप कॉस्ट से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। के ई आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंटिंग रेट, आप इसको क्वेश्चन में किसी भी नाम से हो सकता है। और आर आपका क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप जितना भी जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको कितना % रिटर्न आ रहा है। क्योंकि आप डिविडेंड क्यों रोक कर रखोगे, आप डिविडेंड इसलिए रोक कर रखोगे, डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट को क्यों नहीं बांटोगे, ठीक है, इसलिए नहीं बांटोगे क्योंकि मैंने आपसे कहा, बार बार आपसे कहा कि आपके पास बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके और पैसा क्या है कमा सकते हो। अगर मैं कंपनी हूँ, ठीक है, और मैंने इस साल 50 लाख रुपए कमाए और मेरे पास अभी और प्रोजेक्ट्स हैं 30 लाख रुपीस के, जिसमें मैं इन्वेस्ट करके आगे और कमा सकती हूँ, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 30 लाख रुपीस रोक के रखूंगी और 20 लाख क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट से मेरे और कमाने के चांसेस हैं वो यहाँ पर क्या है, आर फॉर रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हाँ यहाँ मैं पैसा लगाऊंगी तो इतना मेरे को और क्या है मिलेगा, ये मेरा क्या है फ्यूचर रेट ऑफ रिटर्न है। आई होप फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अब देखिए, गॉर्डन भाई साहब ने एक बहुत सीधी सी, गॉर्डन नहीं, वॉल्टर भाई साहब ने एक बहुत सीधी सी बात बोली। वॉल्टर भाई साहब ने बोला, देखो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, अगर ध्यान से देखोगे कि अगर आर के से ज़्यादा है, अगर आर क्या है के से ज़्यादा है, ठीक है, इन दैट केस पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, या कह लो कम होना चाहिए, और रिटेंशन रेशियो 100% होना चाहिए। रिटेंशन रेशियो क्या है, 100%, या मैक्सिमम आप रखिए, जितना ज़्यादा है मैक्सिमम होगा, आपके शेयर की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात, शेयर की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बार फॉर्मूला पढ़ देना दुकान, एक बार फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है आपका, ई और आर के क्या है, आर मतलब है आपका रिटर्न, जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उस पे आपका रिटर्न क्या आएगा। अभी बस यहाँ पे आप ये समझो कि आर और के क्या है, आर है रिटर्न और के है कॉस्ट, आर है रिटर्न और के है कॉस्ट। समझ में आ रही है बात। अब एक बात बताओ साहिल, तुम मुझे, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मेरी अपनी कंपनी है, राइट, या सपोज मैंने अभी ब्रांड शुरू किया है मातृसा, ठीक है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और साहिल ने मेरे बिजनेस में जो है इन्वेस्ट किया, ठीक है, और साहिल मेरे से डिमांड कर रहा है कि मैम मैं आपके बिजनेस में जो है 20 लाख रुपीज़ लगा रहा हूँ, और मुझे जो है
20 लाख रुपीज आपके बिजनेस में लगा रहा हूं, ठीक है, सपोज पूजा श्री है, पूजा श्री का बिजनेस है, ठीक है, प्रॉफ इम्पीटस, और यहां पे मैंने एक ब्रांड शुरू किया मातृसा, राइट। मिस्टर साहिल आते हैं और मुझे 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साहिल को एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की, साहिल को रिटर्न चाहिए 8%, 10 लाख पे 8% चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है। पूजा श्री ने ये 10 लाख अपने बिजनेस में लगाए, और पूजा श्री ने अर्निंग की, अर्निंग यानी प्रॉफिट, सेल्स की बात नहीं कर रही, प्रॉफिट, अर्निंग मैं आपको परसेंटेज में बता रही हूं कि अर्निंग पूजा श्री ने की 15%। अब एक बात बताओ, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। अब एक बात बताओ, साहिल जो रिटर्न चाहते हैं, साहिल जो रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, ये पूजा श्री के लिए क्या है? पूजा श्री के लिए कॉस्ट है, कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के से, ठीक है। और पूजा श्री को जो ये अर्निंग हुई, ये क्या है पूजा श्री के लिए? आर। तो अब एक बात बताओ, सीधी सी बात, यहाँ एग्जाम्पल में आर कॉस्ट से ज्यादा है, राइट, आर कॉस्ट से ज्यादा है। तो अब एक बात बताओ, पूजा श्री ने अपना मातृसा का बिजनेस और बढ़ा लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ साहिल, आप बताओ, आप क्या चाहोगे कि आपको मैं 8% डिविडेंड दे दूं, कि वापस आपका जो डिविडेंड है 8% जो आपका आप मेरे से रिटर्न मांग रहे हो, वो वापस मैं अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दूं, और आपका जो 10 लाख है आपको अगर मैं दूंगी तो 10 लाख का 8% मैं आपको कितना दूंगी? 80,000 रुपीज दूंगी। आपको देती तो 80,000 रुपीज देती, लेकिन आप कहोगे कि अरे मैम आप तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, ऐसा करो इसको री इन्वेस्ट कर दो, अब मेरा जो है 10,80,000 हो जाएगा। अब मेरा क्या है, 10,80,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और अब आगे से आपको 10,80,000 पे क्या है, 8% मिलेगा, क्योंकि आपको तो श्योरिटी हो गई, ठीक है। और दूसरी बहुत सारी चीजें होती हैं डिविडेंड पेमेंट के टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, लीगल हम देखते हैं, टैक्स का हम देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं। लेकिन वॉल्टर भाई साहब ये बोल रहे हैं कि एक बात बताओ, अगर कोई भी कंपनी है जो के से ज्यादा कमा रही है, मतलब कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न दे रही है, आर इज ग्रेटर देन के, तो उसके लिए बताओ क्या बेहतर होगा? वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देना, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पहली लाइन हमारी क्या थी? पहली लाइन हमारी यही है कि आर अगर के से क्या है, ज्यादा है, तो कंपनी के लिए बेटर है कि वो कुछ भी पे ना करे, 100% प्रॉफिट को रोक कर क्या है, रख ले। और अगर ऐसा करती है तो शेयर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मैं अभी की पॉइंट बता रही हूँ, अभी मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। दूसरा पॉइंट है कि आर के बराबर हो, अगर आर के बराबर है, ठीक है, तो पे आउट रेशियो एनी, कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पे आउट रेशियो एनी, राइट, रिटेंशन रेशियो एनी, ठीक है, कोई भी रिटेंशन रेशियो क्या है आप रखो, ठीक है। शेयर की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट।
समझ रहे हो, शेयर की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगी कि शेयर की वैल्यू सेम ही आती है अगर आर जो है के बराबर होता है। थर्ड केस क्या हुआ, अगर कंपनी रिटर्न जो है कम कमा रही है और कॉस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब कंपनी लॉस में है, ठीक है। तो बेटर है कि पूरा का पूरा डिविडेंड क्या करे, बांट दे भैया, इन्वेस्ट करके और पैसा डुबाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्ट करके जो है पैसा और डुबाने की जरूरत नहीं है, 100% क्या करे, बांट दे। पे आउट रेशियो क्या है, मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होता है 100। रिटेंशन रेशियो क्या है, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम कितना होता है 0, ठीक है। तभी आपके शेयर की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। अदरवाइज बाकी केसेस में अगर आपने पे आउट रेशियो कुछ भी मतलब कि 100 से क्या है कम रखा, 90%, रिटेंशन रेशियो 10% रखा, तो जो शेयर की वैल्यू आएगी वो पे आउट रेशियो 100% और रिटेंशन रेशियो 0 वाले शेयर की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इस चीज को हम प्रूफ करके देख लेते हैं। पहली बात, इतनी चीजें आई होप याद हो गई होंगी आपको, ठीक है। पहले तो इसको बेसिक को लर्न कर लो, जो मैंने बेसिक बताया कि आर ग्रेटर देन के है, पूरा का पूरा रिटेन कर लो। वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, सारा का सारा पैसा क्या है रिटेन कर लो, रिटेंशन कर लो, तभी आपके शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आर अगर के क्या है बराबर है, ठीक है, तो कोई भी पे आउट रेशियो रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा शेयर के प्राइस पे। आर अगर के से कम है तो पे आउट रेशियो आपका क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। सारा का सारा बांट दो, क्योंकि आपके बिजनेस में तो लॉस हो रहा है, री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रिटेंशन रेशियो 0 करो, तभी आपके शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब इस बात को हम देख लेते हैं। देखो, पहली वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं ग्रोथ, कंपनी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। लास्ट वाली सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइन। यहां पे कंपनी के क्या है, डिक्लाइनिंग स्टेज है, ठीक है। तो अब इसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाती हूं। नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रोथ फर्म, और ग्रोथ फर्म में हमेशा आर क्या होगा, के से ज़्यादा होगा। तो सपोज आर हम मान लेते हैं 15%, आर हम मान लेते हैं 15% और के हम मान लेते हैं 10%, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मुझे बताओ हमने क्या बोला था कि पे आउट रेशियो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0, पहला केस। पे आउट रेशियो आपका क्या है, 0, ठीक है। वॉल्टर का फॉर्मूला आपको याद है, वॉल्टर का फॉर्मूला आपको याद है, P0 निकालने का भी आपने फॉर्मूला क्या देखा था, P0 निकालने का फॉर्मूला हमने देखा था D प्लस E माइनस D इंटू R अपॉन के ई, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे मानते हैं कि D आपका क्या हो जाएगा, 0, D हो जाएगा 0, ठीक है। R आपका क्या है, 0.15, 0.10 अपॉन के ई आपका 10% है, तो 0.10। अब हमें यहाँ पे ये करना था कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि अर्निंग में से क्या आप माइनस करोगे, अर्निंग हमारी कितनी है, अर्निंग में से आप डिविडेंड क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक एज्यूम कर लें कि हमारा जो है
सपोज 100 रुपीज़ का हम अगर शेयर एज्यूम कर लें, 100 रुपीज़ का शेयर जो है हम एज्यूम कर लें शेयर प्राइस, ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज़ का एज्यूम कर लें, और उसमें सपोज हमने 10 रुपीज़ कमाया था, 10 रुपीज़ हमारी अर्निंग थी, और हमने डिविडेंड क्या दे दिया, 0, ये एज्यूम कर लिया है हमने। 10 रुपीज़ का अर्निंग जो है हमने एज्यूम कर लिया है कि एक शेयर में 10 रुपये कमाया और हमने उसको क्या दिया, 0 डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 0 दिया। अभी इस बेस पर, इसी एजम्पशन पे हम सारे प्राइजेस जो हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, कोई बताएगा? मैम आंसर आ रहा है 150 रुपये। 150 आ रहा है? यस मैम। 150 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पे आउट रेशियो लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा पे आउट रेशियो लेते हैं। अब हम पे आउट रेशियो लेते हैं, पहले तुमने 0% लिया था, ठीक है। अब हम पे आउट रेशियो सपोज 50% ले लेते हैं। 50% हमने बांट दिया और 50% हमने रोक के रखा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 50% बांट दिया, इट मीन्स यहाँ पे 5 आएगा। 10 में से 5 रुपये हमने डिविडेंड दिया था, 0.15 एज इट इज़ आएगा, 0.10 एज इट इज़ आएगा, और 10 माइनस 5 ये आ गया, और अपॉन 0.10 आ गया। प्राइस निकालना, अब पे आउट रेशियो और बढ़ा दो। 125। कितना आया, 125? यस मैम। एक मिनट मैं अभी चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, ₹125 आया, ठीक है। अब पे आउट रेशियो तुम 100% कर लो। अब P0 निकालो, सारा बांट दिया, सारा का सारा बांट दिया ना, 10 रुपीज़ बांट दिया, 0.15 अपॉन 0.10, और 10 माइनस 10 यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 0.10। अब देखो यहाँ पे प्राइस कितना आएगा, 100 आया है, 100 ₹100। तो यहाँ पे देखो मैं ये बताना चाह रही थी, देखो वॉल्टर ने भी तो यही कहा था, वॉल्टर ने भी यही बोला था ना कि हाईएस्ट प्राइस कब रहेगा, अगर आपका आर के से बड़ा है, ठीक है, अगर आपका आर के से बड़ा है, ठीक है, यानी ये वाली चीज़ बोल रहे थे, जो कि हम देख रहे हैं आर कितना है, 15% और 10%। तो सबसे ज़्यादा प्राइस आपका तब रहेगा जब आपका पे आउट रेशियो क्या है, 0 है। पे आउट रेशियो 0 है तो आपका प्राइस है ₹150, आपने पे आउट रेशियो बढ़ा दिया, 50% कर दिया, तो आपका प्राइस आया ₹125, ठीक है, और आपने पे आउट रेशियो क्या कर दिया, 100%, तो शेयर का प्राइस जो है और कम हो गया। तो मैम तीनों में कॉस्ट सेम ही रहेगी, 10%? हाँ, सब कुछ, सारा कुछ आर और के हमारा कांस्टेंट चलेगा। अभी हम एजम्पशन भी पढ़ेंगे, अभी मैंने बेसिक पढ़ाया, अभी मैंने एजम्पशंस नहीं पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस हमने क्या देखा था कि R इक्वल टू के हो, R इक्वल टू क्या हो, के हो, ठीक है। तो अब की बार हम R भी 10% ले रहे हैं और के भी क्या है, 10% ले रहे हैं, ठीक है। पे आउट रेशियो हमारा 0 ही है, पे आउट रेशियो 0 है, ठीक है। अब आप प्राइस निकालो, प्राइस कैसे निकालोगे, पे आउट रेशियो 0 है, 0 प्लस 0.10, 0.10, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.10, क्या निकला, ₹100 निकला क्या, यस मैम। ₹100, राइट।
अब पे आउट रेशियो आप क्या ले लो, 50% ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पे आउट रेशियो 50%, 5, 0.10, 0.10, 10 माइनस 5, कितना आ रहा है आंसर? ₹100 ही आ रहा होगा। सेम ही आ रहा है। हाँ तो सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि अगर आर के बराबर होता है, अगर आर के बराबर होता है, इट मीन्स कि हमारा पे आउट रेशियो कुछ भी हो, शेयर की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बताया था ना अभी। अब यहाँ 100% रख के देख लो, ये भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ₹100 ही आएगा, राइट। तो आपको यही मैं बताना चाह रही थी, ये मैंने कहा ना कि आपको प्रूव करूंगी, यही प्रूफ है कि ये देखिए ₹100 ही है। अगर आर के बराबर होता है तो आप कोई भी रेशियो लिख लीजिए, कोई भी रेशियो आप क्या है लिख लीजिए, ठीक है, आपका यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऑडिबल ना? यस मैम। अब देखो तीसरा केस ले लो, डिक्लाइनिंग फर्म का। मैम जैसे वो ग्रोथ फॉर्म है और लास्ट आपकी वैल्यू डिक्लाइनिंग है, कैसे बोलते हैं कांस्टेंट फॉर्म आर इक्वल्स टू के को बोल सकते हो नॉर्मल फॉर्म, कांस्टेंट फॉर्म, मेन तो ग्रोथ और डिक्लाइनिंग ही लिखा रहता है, नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। डिक्लाइनिंग फॉर्म में देखो आपका क्या होगा, आर जो है वो कम होगा के से, ठीक है। तो आपकी बार हम जरा एज्यूम कर लेते हैं आर को 8% और के को 10%, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो कोई भी पे आउट रेशियो तुम बीच का ले लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आप 0, 50, 100 लें, आप 0, 40%, 60%, 100%, चार भी आप निकाल के देखते तो आप देखते हैं कि पहले वाले में शेयर का प्राइस क्या है, जैसे जैसे पे आउट रेशियो बढ़ता जाएगा शेयर का प्राइस डिक्रीज होता जाएगा, और लास्ट वाले में इसका रिवर्स होगा। अब की बार आप देखोगे कि जैसे जैसे पे आउट रेशियो क्या है बढ़ेगा, वैसे वैसे शेयर का वैल्यू भी क्या है, शेयर का प्राइस भी क्या है बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लो, अच्छा अब की बात 8% है और के आपका 10% है, डिविडेंड हमने इसको 0 रखा, ठीक है। आर हमारा 0.08, के हमारा 0.10 और 10 माइनस 0 अपॉन 0.10, बताओ भाई कितना आ रहा है शेयर का, कितना आ रहा है शेयर का प्राइस, 80 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे 50% कर दो, P0 इक्वल टू 5 प्लस 0.08 अपॉन 0.10, और 50% का मतलब हुआ 10 में से 5 रुपये आपने दे दिया, और 0.10 इसका निकालना, देखिएगा शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ आएगा आपके बाद 90 रुपीज, है ना। अब पे आउट रेशियो आपका क्या है, अब की बार मैं 100% कर रही हूँ, डिविडेंड पूरा का पूरा 10 रुपीज दे दिया, 0.08 अपॉन 0.10,
10 माइनस 10 अपॉन 0.10। हाँ भाई कितना आया? 108। राइट। तो अब देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है, पे आउट रेशियो 100 ही होगा। तो मैक्सिमम प्राइस कितना है? 108। और मिनिमम प्राइस कितना है? 80। तो जैसे जैसे पे आउट रेशियो बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे शेयर का प्राइस क्या है? बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वॉल्टर भाई साहब यही बोलते हैं, वॉल्टर भाई साहब हमसे यही बोल रहे हैं कि अगर आर के से ज़्यादा है तब तो आप क्या करो, सारा का सारा पैसा रोक के रखो और बिजनेस में इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आर क्या है, के से कम है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि सारा का सारा डिविडेंड जो है वो बांट दो। राइट। तो आई होप कि आपको एनालिसिस ये समझ में आ गई होगी वॉल्टर मॉडल की। ठीक है, मेन चीज़ यही है। अगर एग्ज़ाम में आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है, आपको पता है वॉल्टर का फॉर्मूला आप लिखिएगा। अगर आप उसको ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप बनाओगे, आर और के में आप कुछ भी रखो, ठीक है, आपका आंसर यही आएगा। ये आपको अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, टेस्टेड एंड ट्राइड है पूरी की पूरी थ्योरी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बाकी चीज़ें पढ़ लें कि हम क्या क्या हमें एग्ज़ाम टाइम और लिखना होगा। ठीक है, तो बेसिक्स आपको समझ में आ गए। वॉल्टर मॉडल ने क्या बोला? वॉल्टर मॉडल ने प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, फॉर्मूला निकालने के बाद इन्होंने फॉर्मूला देने के बाद तीन चीज़ें बताई। इफ आर इज ग्रेटर देन के देन पे आउट रेशियो शुड बी 0 फॉर द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आर अगर के से कम है तो पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए, अगर शेयर की वैल्यू आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो और आर इक्वल टू के है तो कोई भी रेशियो रखिए, शेयर की वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली है। अब आगे हम इसमें देख रहे हैं एजम्पशंस क्या क्या माने। क्योंकि कोई भी थ्योरी अगर आपको राइटिंग में आती है, कोई भी थ्योरी आपको राइटिंग में लिखने में आती है, तो आपको एजम्पशन जो है वो लिखना पड़ेगा। एजम्पशंस क्या है? पहला एजम्पशन है आपका, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी फाइनेंस्ड थ्रू रिटेन अर्निंग्स ओनली। याद होगा आपने गॉर्डन में भी सेम एजम्पशन पढ़ा था। यानी कि अगर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए तो बिजनेस जो है ना इक्विटी इशू करेगा, फ्रेश इक्विटी शेयर नहीं इशू नहीं करेगा, डेट के थ्रू फंड रेज नहीं करेगा, केवल और केवल जो उसने अर्निंग की है, ठीक है, उसी को क्या करेगा? री इन्वेस्ट करेगा। केवल रिटेन अर्निंग्स के थ्रू, इंटरनली जनरेटेड फंड के थ्रू ही फाइनेंसिंग होगी। सेम चीज हम गॉर्डन मॉडल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा इन्होंने क्या बोला? आर क्या है? कांस्टेंट है। याद करो गॉर्डन में भी हमने देखा था आर कांस्टेंट था, के ही हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वहां पे गॉर्डन में हम क्या, गॉर्डन मॉडल में हम क्या कैलकुलेट करते थे? के ही हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, यानी सारे के सारे इन्वेस्टर बहुत समझदार हैं, सारी इंफॉर्मेशन सबको मालूम है, कोई टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स जो है नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, डिविडेंड पे टैक्स नहीं है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का जो है टैक्स नहीं है। राइट, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बताया था कि जब भी हम कोई फंड रेज करते हैं तो हमारे कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, इशू एक्सपेंसेस होते हैं, फ्रेश इशू करते हैं, तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है और फर्म की परपेचुअल लाइफ है, यानी कि फर्म इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए? 6 एजम्पशंस हैं जो आपको लिख के आने जरूरी हैं एग्जाम में। राइट, सेम स्लाइड में आपको दूंगी। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जेम्स ई वॉल्टर भाई साहब ने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि कैसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स
के शेयर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, वो हम यहाँ पर कैसे पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोफेसर वॉल्टर ने दो चीज़ पे एम्फेसाइज किया है। पहला चीज़ तो डिविडेंड पर शेयर, कि हम डिविडेंड क्या बांट रहे हैं, डिविडेंड हम क्या दे रहे हैं, इस पे बहुत फोकस किया है। दूसरा इन्होंने कहा है IRR का मतलब R और K के रिलेशनशिप के बीच, इन्होंने जो है रिलेशनशिप के बीच इन्होंने बताया कि कैसा रिलेशन होगा तो क्या शेयर का प्राइस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको KRD आपने देखा ही था, KRD जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो थे वो थे। ठीक है, तो ये पूरी जो थ्योरी मैंने आपको 3 लाइन में स्टेटमेंट्स में लिख के दिखाई थी, वही कह रहे हैं कि जो R है वो आपका K यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट से ज़्यादा है तो शेयर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। राइट, जब डिविडेंड कम होंगे, आपका डिविडेंड कम होने चाहिए, रिटेंशन रेशियो हाई होना चाहिए, तभी आपकी शेयर की वैल्यू हाई होगी। दूसरी लाइन में उसका वाइस वर्सा अगर सिचुएशन है, यानी कि R जो है K से क्या है, कम है, तो जितना ज़्यादा आप डिविडेंड बांटोगे, बल्कि सारा डिविडेंड इनके अकॉर्डिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो पूरी चीज़ें मैंने आपको जो है यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी वर्ड्स में जो है वो दिया गया है, और यही सेम स्लाइड मैं आपको शेयर करूँगी। अब मुझे पहले ये बताइए कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? वॉल्टर मॉडल आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको लिख के भी बता दी थी, यहाँ स्लाइड में अलग से भी लिखी हुई है, और जो मैंने अभी लिखा था वो आपका डिलीट नहीं होगा, मैंने उसको सेव कर दिया है। जो आपको मैंने लिख के अभी समझाया था तो वो डिलीट नहीं होगा, वो आपके पास आ जाएगा PDF में। राइट, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं एडवांटेजेस क्या हैं। ऑब्वियस सी बात है, थ्योरी हमें लिखनी होगी तो हमें मटेरियल चाहिए होगा। तो मटेरियल क्या है, एक तो आपने फॉर्मूला बता दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने एजम्पशंस बता दिए। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आया, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आया एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस भी आप बताओगे। सबसे बड़ा एडवांटेज तो पहला वाला ही है, समझने में बहुत सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल मार्केट प्राइस बताता है, डिफरेंट सिचुएशन पे शेयर्स के प्राइस क्या डिफरेंस होंगे वो बताता है, उसका पैटर्न बताता है। ठीक है, लिमिटेशंस ये हैं। अब लिमिटेशंस आप कह सकते हैं असम्पशंस जो होते हैं ना, वही लिमिटेशंस बन जाते हैं। तो सारे फैक्टर्स को ये फॉर्मूला जो है कंसीडर नहीं करता। अब जैसे इन्होंने लिमिटेशन बना दी कि केवल और केवल इंटरनल फाइनेंसिंग होगी, रिटेन अर्निंग्स के थ्रू फाइनेंसिंग होगी और किसी के थ्रू फाइनेंसिंग नहीं होगी। दूसरा इन्होंने बताया टैक्स की बात नहीं की गई है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात नहीं की गई है। तो जो एजम्पशंस होते हैं वही लिमिटेशन बन जाते हैं। राइट, ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है इतना? आपने गॉर्डन मॉडल कब कराया था? गॉर्डन मॉडल मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ाया था। अभी मैं डिविडेंड पॉलिसी में नेक्स्ट क्लास में फिर से गॉर्डन मॉडल पढ़ाऊंगी। ओके मैम, ओके, ठीक है। मैं आज ना इतनी ही PPT जितनी जहाँ तक बनी है मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। राइट, क्योंकि अभी मैं वहाँ गूगल क्लासरूम में अपलोड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी मेरा पूरा बन जाए, इसमें गॉर्डन मॉडल का भी कंटेंट मैं डाल दूँ, उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दे रही हूँ। देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है आपका। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, EAE निकालना है। हमें क्या निकालना है, EAE निकालना है। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी हुई है तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके आप EAE निकाल पाओगे। इसके बाद आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि R ये दिया हुआ है, आपको R ये दिया हुआ है, K आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है 16%। आपसे कह रहे हैं कि आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है।
ठीक है। अगर शेयर का प्राइस क्या है 42 रुपीज़ है, यानी कि आपको पी गिवन है, आपको पी क्या है गिवन है, राइट। आपको आर पता है, आपको के पता है, आप डी को डिविडेंड डी ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, आप डी को डी ही लिखा रहने दीजिए, राइट। आर पता है आपको, के पता है आपको, ई आपको पता है क्योंकि आप नेट प्रॉफिट में से माइनस करके ई निकालने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके ईपीएस निकालेंगे, तो ई आपको पता है, डी को डी की तरह रहने दीजिए, राइट। और इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू निकालने के बाद हम इनको बता देंगे कि आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है। कर सकते हो क्वेश्चन, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये करेंगे कि कल की क्लास में हम केवल वॉल्टर मॉडल के क्वेश्चंस करेंगे, और गॉर्डन मॉडल अगर टाइम बचा तो स्टार्ट कर देंगे। जितने भी आज तक आपके AKTU के एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वॉल्टर के, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन करके रखिएगा, मैं इसको अभी के अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ।